लियो टॉल्स्टॉय की बहुत ही सुंदर कहानी, शीर्षक है कितनी जमीन। दोस्तों, दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ एक बार आना हुआ। सारे काम निपटाकर दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी तो बातों का सिलसिला सा चल पड़ा। बड़ी बहन अपने घर शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। कहती है, देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और थाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे भी हैं। छोटी बहन को बात बहुत चुभ गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को बहुत ही हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ कभी अदला बदली ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या चिंता फिकर तो नहीं है। तुम लोग तो सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वो सब हवा भी हो सकता है। जीजी, कहावत है ना कि हानि लाभ दोनों जुड़वा भाई होते हैं। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है, कल वही टुकड़े के मोहताज है। पर हमारे गांव में जमीन में कोई जोखिम नहीं। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वो भी कोई जिंदगी होती है। तुम्हें जीवन में आराम, अदम और आनंद का क्या पता। तुम्हारा मर्द चाहे जितनी मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वही चारों तरफ गोबर, भूसा, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में है। छोटी ने कहा, तो इससे क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर है तुम्हें। कल तुम्हारे आदमी को पाप का लोभ, जुआ और शराब, दूसरी बुराइयां पकड़ लें, तब सब घड़ी भर में बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं वहां जीजी। घर का मालिक दीना उसारे में पड़ा औरतों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती। बस है तो मुश्किल एक, वो ये कि हमारे पास जमीन नहीं है ज्यादा। जमीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं, चाहे शैतान ही क्यों ना आ जाए। वही कोने में दोस्तों शैतान दुबक के बैठा था। उसने सब कुछ सुना, वो खुश था। किसान की बीबी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो, न कहता था कि जमीन खूब हो तो चाहे शैतान भी आ जाए कोई परवाह नहीं। शैतान ने मन ही मन सोचा, अच्छा हजरत, यही फैसला है तो सही, मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना कि उसी से तुम मेरे चंगुल में आ जाओगे कि नहीं। गांव के पास ही जमींदार की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ जमीन थी उनकी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहता था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वो बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और कुछ नहीं तो रखी हुई घास बछिया और बछड़ा मुंह मार देते जाके। हर बार दीना को जुर्माना भरना पड़ता। दोस्तों, जुर्माना तो वो देता, पर बेमन से। वो कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर पे उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव में एक खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसानों ने जब ये सुना तो वो सब चौकन्ने हो गए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी के पास अगर जमीन होगी तो वो जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ाएंगे सो अलग, और हमारी गुजर बसर तो इसी जमीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन ना दीजिए, हम उससे ज्यादा कीमत आपको देने को तैयार हैं। मकाकिन थी खेती की, वो तो मान गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वो सब जमीन पर जा कर अपना हक जमा सके। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला नहीं हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी, उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। तब सबने मिलकर कोई एक मत निकाल नहीं पाया।
तय ये हुआ कि अलग अलग करके सब अपनी अपनी जमीन ले लें, अपने अपने बित्ते के हिसाब से। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है और जमींदारिन राजी हो गई कि आधा रुपया अभी नकद दे दो, बाकी साल भर में चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ जमीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है और वो कारिंदा जुर्माने पर जुर्माना करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। सो कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया और अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मध्य कुछ रुपया पेश ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे कि दीना ने एक 40 एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नगद उसने रुपए दे दिए। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी, उसने बीज खरीदा और इसी पर जमीन पर बोया। इस तरह अब वो खुद जमींदार हो गया था दोस्तों। इस तरह दीना काफी खुशहाल था, उसके संतोष में कोई कमी न रहती थी। अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गायें जो थी वो दिन दहाड़े उसकी जमीन पर छोड़ देते थे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उनके मालिकों को माफ किया। एक अरसे तक वो धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन कब तक, आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरखास्त दे दी। मन में जानता था कि मुसीबत की वजह असली जो है वो लोगों के पास जमीन की कमी है। जानबूझकर दीना को सताने की मंशा किसी की नहीं, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग सह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान लिया दोस्तों, एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से अब गुस्सा होने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने लगे और अपने मवेशियों को उनके खेतों पर छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे जरूरत अगर घर में ईंधन की थी तो रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट कर ले आया। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं, वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह ठूट खड़े हैं मानो। दीना चिढ़ गया, देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने यहाँ का पेड़ दोबारा काटा तो गनीमत नहीं उसकी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान कर दिया था। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ूंगा। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि ये करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो वही चुन्नू होगा और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। यह सोच चुन्नू की तरफ गया, शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहां कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुनी और हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि उसके मन में विश्वास हो गया कि चुन्नू ने ही किया है ये सब और उसने जाकर रपट लिखा दी। चुन्नू की पेशी हुई, मामला चला एक अदालत से दूसरी अदालत में। आखिर में चुन्नू बरी हो गया दोस्तों, क्योंकि कोई सबूत और गवाह था नहीं। दीना इस बात पर और झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें जो थी सुनाई जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज्यादा थी और जमींदारों में उसी की गिनती थी, पर गांव में और पेचों में पहला था उसका मान न रह गया था। जैसा पहले उसका मान था अब नहीं रह गया था। इस बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो गांव में भीड़ ही कम हो जाएगी, मैं अपनी जमीन खुद ले लूंगा, तब ज्यादा ठीक रहेगा। अब तो जमीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ आया और उसके घर उतरा।
वो वहाँ रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली कि आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। जमीन ऐसी उम्दा कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बालियां होंगी, इतनी घनी कि एक एक काट कर रखी जाए तो पूरा का पूरा पुल बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने ना थे, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और हरा भरा खलियान है, सो अलग। दीना के मन में दोस्तों अभिलाषा पैदा हो गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग सकरी सी जगह में पड़ा रहता हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेचकर नकदी बना लूं और फिर क्यों ना वहां पहुंचकर नए सिरे से शुरू कर दूंगा। यहाँ लोगों की चिक चिक होती है, सो अलग, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है। लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कर आना ठीक है कि सही बात है कि नहीं। सो बरसात के बाद तैयारी करे और वो चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी में, फिर पैदल सफर किया। सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था वो सब सच है। सबके पास खूब जमीन थी। हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ जमीन मिली थी। यहाँ जो चाहे खरीद सकता था और खूबी यह थी कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता था। सब जरूरी बातें मालूम कर दीना जाड़ों से पहले पहले घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफे के साथ उसने सब जमीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंचा। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दे दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन पर पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वो सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े टुकड़े थी। अलावा इसके पंचायती चरगाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया था। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। सामलात जमीन में से अब उसको इतना दीना ने दोस्तों वहां नए सिरे से अपना सारा जो काम था शुरू कर दिया। पहले तो वहां जमने और मकान बनवाने में उसे काफी समय लगा। वह अपने में खुश था और गर्व भी महसूस कर रहा था। जब वो वहां इस पर खुशहाली से रहने लगा तो यहाँ भी जमीन काफी है और होती तो अच्छा ही था। पहले साल उसने गेहूं बोवाया और जमीन में अच्छी फसल हुई। वो फिर गेहूं ही बोते जाना चाहता था, पर उसके लिए जमीन काफी ना थी। सो एक बार फसल दे चुकती थी, वो उसे दोबारा गेहूं नहीं देती थी। ऐसा था उस फसल में 1 या 2 साल उससे गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता तो धरती को आराम दिया जाता। कुछ लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहां से। इससे बादाबादी और खींचातानी होने लगी। जो संपन्न थे वे गेहूं उगाने के लिए जमीन खरीदना चाहते थे। जो गरीब थे वो अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूलना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सके। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भरकर लाना पड़ता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग अलग फॉर्म डाल रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा अगर मैं इकट्ठी जमीन ले लूं और वहीं पर बसा रहूं तो बात दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह ही निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता, गेहूं बोता, मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई, उसके पास माल जमा होने लगा। वो इसी तरह संतोष से बढ़ता जाता, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेते रहने की कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वो थक गया था। जहां जमीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकन्ना और होशियार रहना पड़ता था। जमीन मिलना असंभव हो गया था। यह एक परेशानी की बात थी। इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ
काश्तकारों से एक जमीन किराए पे ले ली। जमीन को उसने गोर कर तैयार किया। कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंच गए। अदालत में फिर मामला बिगड़ गया और करी कराई मेहनत बेकार चली गई। दीना ने सोचा, अगर कहीं जमीन मेरी कायमी मिल्कियत होती तो मैं आजाद हो जाता और क्यों ये पचड़ा बनता और बखेड़ उभरता। उस दिन से वो जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 जमीन खरीद रखी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल ना सकी। अब मुसीबत में पड़कर वो उसे सस्ती देने को तैयार हो गया था। दीना ने बात चलाई और उसको सौदा करने के लिए दोस्तों तैयार हो गया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपए तय हो गई। कुछ नगद दे दिया, बाकी फिर बाद में देने की बात हो गई। सौदा पक्का हो गया। सौदागर अपने घोड़े के दाना पानी के लिए उसे घर में ठहरा दिया गया। उससे दीना की बातचीत हुई कि सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के पास से चला आ रहा हूँ। वहाँ 1500 एकड़ जमीन कुल 500 रुपए में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल किए। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए। 100 से ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे, फिर शराब, फल, मेवा, डलिया और चाय सेट वगैरह वगैरह उपहार दिए। नतीजा ये थी कि वहां की इतनी एकड़ जमीन मुझे मिल गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज दीना के सामने रख दिए। फिर कहा, जमीन एन नदी के किनारे है और सारे का सारा इकट्ठी और उपजाऊ इतनी कि पूछो मत। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल जवाब किए और उसने बताया, वहां इतनी जमीन है कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहां के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भीड़, और जमीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, ये ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊं? अगर वहां जाकर 1 रुपया जमीन में लगाऊं तो यहाँ से दुगनी जमीन मुझे मिल जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि वहां कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बात बतला दी। वो चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। बीवी को कहा कि घर देखना भालना, और खुद एक आदमी के साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहां से चाय के डिब्बे, शराब और तरह तरह के उपहार की चीजें ली जो सौदागर ने बताई थी। फिर दोनों बढ़ते बढ़ते चले गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वो सच्ची थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना। दूध का छाछ मट्ठा बनाते, पनीर बनाते और एक तरह से शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त में चैन की बंसी बजाने में लगे रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम पर कुछ करते नहीं थे, मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक भी नहीं आती थी, पर थे भले सीधे साधे स्वभाव के। दीना को देखते ही अपने तम्बुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ झमघट लगाकर खड़े हो गए। उससे उन्होंने दुभाषिए के मार्फत से बातचीत की और जमीन की खातिर आया हूं ऐसा कहा दीना ने। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ में उसे अपने घर ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी गई, शराब दी गई, मेहमानी की गई, दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से जो भेंटें लाई थी वो निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। को लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने आपस में आए इस अजनबी की खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए ने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा ये है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन पड़े हम करते हैं। आपकी कृपा से हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिरदारी कर सके। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वो है आपकी जमीन। हमारे यहाँ जमीन की कमी है, वो उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं, और वो जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती कहीं नहीं देखी। दुभाषिए ने दीना की बातें लोगों को समझा दी। कुछ देर
वे आपस में सलाह करने लगे। दीना समझ नहीं सकता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि बहुत खुश मालूम थे वो लोग, बड़े हंस रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे। अनंतर चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे, फिर आपस में बातें करने लगे। मालूम हुआ कि कुछ दुविधा में है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है, तो दुभाषिए ने बताया कि उनमें से कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं। दूसरों का ख्याल था कि सरदार की लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं, जरा सी तो बात है। ये विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ा ही बलदार टोपी पहने हुए आया। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को दे दी। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पे बैठा। बैठते ही लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर तक सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा दिया। उसके बाद दीना की तरफ देखकर कहा कि इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, कितनी जमीन आपने लेनी है वो चुन ले, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं। दीना ने सोचा कि मैं मनचाहे जितनी जमीन ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारी है, पीछे उसे किसी को भी दे सकते हैं। प्रकट ने उससे कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना टुकड़ा कौन सा है और यह कि वो मेरा ही रहेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ में है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे ये देते हैं, पर हो सकता है कि आपकी औलाद हमसे वापस ले ले। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा है, यहाँ एक सौदागर आया है, उसको भी अपने जमीन दी है, उस बाबत कागज पक्का कर दिया है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। बोला, हाँ जरूर, ये तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? मेरी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन के हिसाब का? ये कैसा? बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है कि दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस वो सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ पाए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम भी तो साथ साथ चलेंगे। जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे, उस जगह से शुरू करना और फिर वहीं लौट आना, साथ फावड़ा ले लेना। ये जरूरी समझना, अगर जरूरी समझना तो निशान लगा देना। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा कर दिया गया। पीछे पीछे हम लोग चलेंगे और हल से हम निशान लगाते चले जाएंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां पर पहुंचना पड़ेगा। जितनी जमीन तुम चाहो इस तरीके से नाप लो, वो तुम्हारी हो जाएगी। दीना बड़ा खुश हो गया। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ, ऐसे करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम से बिस्तर का व्यवस्था की और रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि सुबह होते ही वो लोग आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंचा जा सके। दीना अपने घर के बिस्तर पर जैसे उस लेटता था, नींद आ गई उसे, वैसे ही रह रहकर जमीन के बारे में सोच रहा था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है? एक दिन में 35 मील तो आसानी से चल लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील कितनी जमीन आ जाएगी उसमें। उससे घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पे उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फॉर्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त बनाऊंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन के बारे में
बिल्कुल बुलाता रहा, सोचता रहा। देर रात कहीं उसे थोड़ी नींद आई। आंख झपकी होगी कि बाहर से किलकिलाने की आवाजें उसके कानों में आईं। अचरज हुआ कि ये कौन हो सकता है। उठकर बाहर देखा कि कोल लोग का वो सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा था। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? लेकिन अभी कुछ पूछ नहीं पाया था। देखता क्या है कि वहाँ सरदार तो है नहीं, बल्कि वो सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा कि वो सौदागर भी नहीं बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत पहले सतलज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है कि वो किसान नहीं बल्कि खुद शैतान है जिसके खुर हैं, शींग हैं, वही वहाँ बैठा ठट्टा मार मार के हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर एक कुर्ता धोती पहने। जमीन पर वो आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि पड़ा हुआ आदमी कौन है, तो दिखता क्या है कि वो कोई और नहीं, स्वयं दीना था और उसकी जान निकल चुकी थी। यही देखकर मारे डर के वो घबरा गया। इतने में उसकी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख लेता है। ये सोचकर मुंह उसने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा कि सवेरा होने वाला तो नहीं। सोचा समय हो गया तो उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं। वहां खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो, खुद कौल लोगों को बुलाने चल जाएगा। जाकर कहा सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कौल लोग सब उठे, इकट्ठे हो गए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने के ख्याल से उसने कहा अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। सब तैयार हो गए और चल पड़े, कुछ घोड़े पर कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी सी गाड़ी में चल दिया। फावड़ा उसके हाथ में था। खुले मैदान में पहुंचे। तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से उतरकर आए और एक जगह जमा हो गए। सरदार ने फिर आगे आगे कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उससे जितनी चाहे तुम ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी की बिनौला, और जहां कहीं जरा निशान था वहां छाती छाती तक हरियाली छाई हुई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा कि ये निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ तक आ जाना, जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर रख दिए गिनकर। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछी में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया। आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार हो गया। कुछ क्षण सोचता रहा कि किस तरफ से चलना बेहतर होगा। सभी तरफ लालच ही लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चलता हूँ। एक बार पूरब की मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए, ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो जाएगा। सूरज की पहली किरण का उसकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाले खुद मैदान की तरफ बढ़ता चला गया। शुरू में वो धीमे चला और न तेज। 1001 गज चलने पर वो ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास भर दी उस गड्ढे में और फिर बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। फिर एक दूसरा गड्ढा खोदा, उसमें घास भर दी। पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहियों के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 30 मील तो वो आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से उसने बस्केट उतारकर अपने कंधे पर डाल लिया और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कुछ खाने पीने के बारे में सोचा जाए। एक पहर तो बीत चुका था, लेकिन 3 से 4 पहर होते। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं। फिर सोचा। उसने जूते उतारकर अपनी धोती में घोंस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान नहीं था। सोचा अभी 3
1 मील और चल लूं, तब दूसरी दिशा लूंगा, फिर अच्छा रहेगा। उसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है, जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वो सीधा बढ़ा, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। उस पर से आदमी रेंगती चींटी से दिखाई मालूम पड़ रहे थे। वहां धूप में कुछ दिखता हुआ नहीं पड़ता था। दीना ने सोचा, ओ मैं इधर काफी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बहुत आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। यहाँ ठहर कर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर लगा दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वो थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहरी आ गई थी। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वो बैठ गया, रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं उसको नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ा। पहले तो चलना आसान हुआ, खाने के बाद उसमें दम आ गई। लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। तो भी वो चलता जा रहा था। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर रहेगा। इस तरह से उसने काफी लंबी राह नापी। एक बार बाईं तरफ मुड़ा, फिर उसे जमीन उपजाऊ दिखने लगी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को तोड़ना छोड़ना तो मूर्खता है। यहाँ शनि की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने एक टुकड़ा और नाप डाला। पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। दूसरी तरफ मुड़ा, जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुंधके में टेकड़ी की जगह मुश्किल से चीन पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 बुझाएं मैंने ज्यादा ही नाप डाली, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वो तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अब वो 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो जाने दो। मेरी जमीन के लिए एक बाजू छोटी रह जाएगी तो सही, लेकिन इस सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी चली जाएगी। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाला और टेकड़ी की तरफ मुंह कर सीधे चल दिया। नाक की सीध बांधकर सवा टेकड़ी की तरफ चलता चला गया। लेकिन अब चलते चलते उसे मुश्किल जान पड़ती थी। धूप के कारण उसके पांव जलने लगे थे, छिल गए थे। टांगों ने जवाब दे दिया था। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले वहां उसे पहुंचना भी था। सूरज किसी की राह नहीं देखता। उसने मन में सोचा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने इतने पैर पसारे ही क्यों। अगर कहीं वक्त पर नहीं पहुंचा तो सारी जमीन निकल जाएगी। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वो कुछ दूर पर था। सूरज धरती के पास झुक गया था। दीना जी तोड़ मेहनत से चलने लगा। चलने से सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वो रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी हुई थी। यह देख उसने भागना शुरू कर दिया। कंधे से उसने सारे अपना सामान उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। रह रहकर सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे हर हाल में वहां पहुंच जाना चाहिए, मेरा काम बिगड़ जाएगा। सूरज छिपने से पहले वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वो हांफने लगा। पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी। मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वो भागता जाता था। छाती उसकी लोहार की धुकनी की तरह चलने लगी। दिल के भीतर हथौड़े की चोट से धड़कने लगी। उधर टांगे बेबस होती जाती। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं वो गिरकर ढेर ना हो जाए। हाल ये था कि रुक भी नहीं सका। इतना भागा और सोचने लगा कि अगर मैं रुकूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। दौड़ता ही गया। आगे कुछ दूरी पर उसे लोगों की आवाज सुनाई पड़ी, जो उसे जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाजों पर उसका दिल सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेटकर वो दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वो खूब बड़ा और लहू सा दिख रहा था। अब वो डूबा डूबा सूरज बहुत नीचे पहुंच गया, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए को लोग उससे सामने दिखाई पड़ते। अब तो जमीन पर रखी टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम रखी हुई थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई पड़ता। वो पेट पकड़कर हंस रहा था। दीना को सपने की बात याद आई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफी नाप डाली, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसे भोगने के लिए बचने देंगे। मेरी जान तो
गई दिखती है, मैं मुकाम तक नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वो बच्ची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर, जैसे कि टांगे साथ नहीं देती थी। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते दोस्तों अंधेरा हो गया। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप गया था। उसके मुंह से एक चीख निकल आई, ओ, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ये सोचकर वो थमने को हुआ, लेकिन उसे सुनाई पड़ा कि अभी सूरज दिख रहा होगा। लोग कह रहे हैं सूरज छिपा नहीं है, मुझको नहीं दिखता लगता। यह सोचकर उसने लंबी लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी भी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। सरदार बैठा वहां पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया था। वो मुंह के बल आगे को गिरा। उसके हाथ टोपी तक पहुंच गए। खूब खूब, सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है, मालिक के मुंह से खून निकल रहा था। दीना मर चुका था। सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना की कब्र खोदकर उसे उसी में लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट की जमीन उसे काफी हुई। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, आपको कैसी लगी? आपको उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर हो। कभी भी अपनी हैसियत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की चाह आपको बर्बादी के मुकाम तक ले जाती है। यही इस कहानी से आपको सीख मिलती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।